पत्थरों को जब प्रेम से तराशा जाता है तो वो एक प्रतिमा बन जाता है, एक ऐसी प्रतिमा जिसकी लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसे ही किसी जीवंत पत्थर की जब कोई कद्र नहीं होती तो उनका हश्र बीकानेर की हवेलियों सा होता है। बीकानेर एक छोटा सा शहर जहाँ के लाल पत्थर भी मुस्कुराते हैं, जहाँ पत्थर भी गीत गाते हैं। केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में पसरा बीकानेर शहर मरुस्थल का हृदय स्थल कहा जाता है। लोग इसे बीकाणा और छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। महाराजा राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया और आज के समय में यह शहर अपनी स्थापना के लगभग 524 बरस पूरे कर रहा है। पुराने होते जा रहे इस शहर की हर सुबह में आज भी नएपन की एक महक सी आती है। शांत और सौम्य बीकानेर शहर अपनी संस्कृति में पूरी तरह से सिमटा हुआ और सरोबार सा है। करणी माता मंदिर, पाटा संस्कृति, मीठे रसगुल्ले और स्वादिष्ट भुजिया के लिए विश्वविख्यात बीकानेर एक और चीज के लिए भी मशहूर है और वो है बीकानेर की सुंदर हवेलियाँ। लाल दुलमेरा पत्थर से बनी ये बीकानेरी हवेलियाँ अपनी बाहर की बनावट और भीतर की सजावट के लिए जानी जाती है। ये दोनों ही चीज़ें मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि मंजर देखते ही बनता है। और यही एक ख़ास वजह हो सकती है कि ये हवेलियाँ देश और दुनिया में बीकानेर की एक अलग ही शान और एक पहचान बनाती है। ये तमाम हवेलियाँ आज भी बीकानेर की तंग गलियों में मुस्कुराती हुई खड़ी है, मानो कुछ बातें कर रही हो, कुछ यादें संजो रही हो। ये विशाल हवेलियाँ अपनी भव्य बनावट और सुंदरता के लिए सराही जाती है। कोई पत्थर भी भला इतना सुंदर और सुहावना हो सकता है, इसका अंदाजा इन खिलखिलाती हवेलियों को देखकर लगाया जा सकता है। इन लंबी चौड़ी हवेलियों को देखने के लिए जब नजरें उठती है तो बस इनको देखते ही जाती है। एक से एक इन अनमोल हवेलियों को ऊपर से नीचे तक देखने पर एक ख्याल आता है कि इन हवेलियों को तराशने में न जाने कितने कलाकार और कारीगर जुटे होंगे और न जाने कितने साल लगे होंगे। संख्या में 1000 के आंकड़े को पार करती ये कलात्मक और सुंदर हवेलियां शहर के सीने में सिमटी है और कला के ये नायाब नमूने अपनी सुंदरता से शहर को रोशन कर रहे हैं। इनमें से हर हवेली की अपनी एक अलग ही पहचान और खासियत है। छोटे से शहर में 1000 से भी ज्यादा हवेलियों को देखकर लगता है मानो इन लाल पत्थरों की एक अलग ही दुनिया है, रोशन सी, मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई, बतियाती हुई। आमने सामने खड़ी ये हवेलियाँ ऐसे लगती हैं जैसे अपने पुराने दिनों को याद कर एक दूसरे के सामने मुस्कुरा रही हो। इन हवेलियों की सुंदर कोरनी हो या नक्काशीदार और तराशे गए झरोखे, दीवारें हो या दरवाजे, जालियां हो या खिड़कियां, इन सब को उस समय के कुशल कारीगरों और कलाकारों ने ऐसे तराशा है जैसे सुंदरता को इन बेजान हवेलियों में डालकर इनको सजीव बना दिया हो। हवेली की बाहर की बनावट में सबसे आकर्षित करने वाली चीज कोरनीदार पत्थरों में निहारते सुंदर झरोखे हैं। बड़ी बड़ी हवेलियों को निहारती नजरें जब झरोखों तक आती है तो अपने आप उस पर ठहर सी जाती है। हर हवेली की झरोखों पर अलग अलग आकृतियां बनी हैं। किन्हीं झरोखों पर सुंदर फूल बने हैं तो किन्हीं पर खूबसूरत कलाकृतियां। सख्त पत्थर पर नाजुक फूल बेहद सुंदरता से उकेरे होते हैं, जैसे दोनों ही एक दूजे के पर्याय हों। लाल दुलमेरा पत्थरों पर कोरनी का काम देखकर मुंह से अनायास ही वाह निकल जाता है। हर हवेली की कोरनी मन को हरने वाली और अलग अलग होती है। कोरनी भी इतनी सुंदर कि नक्काशीदार पत्थर की किसी भी एंगल से फोटो खींचे तो एक सुंदर सी तस्वीर बन जाती है।
और ऐसी ही कई तस्वीरें बाहर विदेशों में ना जाने कितनी महंगी बिकती हैं और रईसों के डाइनिंग रूम की शोभा बढ़ाती है। जिस 3D इफेक्ट की हम आज बात करते हैं उसे उन कारीगरों और कलाकारों ने उस समय में इन पत्थरों में जड़ दिया था। इन दुलमेरा पत्थरों पर जब अनुभवी कारीगरों और कलाकारों के हाथ फिरे होंगे तो उसी कारीगरी और कलाकारी को कोरनी नाम दिया गया। इन तराशे गए पत्थरों को अगर स्पर्श करें तो महसूस होगा कि आपने नहीं बल्कि इन पत्थरों ने आपको भीतर से कहीं छुआ है। कोरनी और झरोखों के अलावा हवेली के हुलिये को सुंदर बनाने में इनके बड़े और मजबूत दरवाजे भी अपना दर्जा देते हैं। हवेली की हिफाजत करते इन दरवाजों पर भी अपनी डिजाइन्स बनी होती हैं। अलग अलग हवेलियों के अलग अलग दरवाजों में कई तरह की खुदाई और कारीगरी देखने को मिलती है। दरवाजों की तरह इन हवेलियों की झरोखों में लगी खिड़कियां भी बेमिसाल होती है। इन झरोखों में जाकर खिड़कियों से शहर को झांके तो ऐसा लगेगा कि किसी सुंदर सिनहरी को निहार रहे हैं। ये तो थी इन हवेलियों के बाहर की बनावट, लेकिन इन हवेलियों को अगर भीतर से निहारें तो उन भावों को शब्दों में समेट पाना शायद संभव नहीं। तो आइए आपको ही ले चलते हैं इन हवेलियों के भीतर, जहाँ के चप्पे चप्पे में कला और सुंदरता कूट कूट कर भरी है। सुंदरता की प्रतीक इन हवेलियों के भीतर पहला कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो हम किसी काल्पनिक दुनिया में आ गए हों, और मन में इतनी खुशी कि जिसकी अभिव्यक्ति भी ना हो पाए। छत से फर्श तक ये हवेलियाँ एक दुल्हन की तरह सजी हैं। हर हवेली में एक घर के लिए ज़रूरी सभी कमरे और एक मंदिर होता है। ऊंट हो या बैल, सुंदर तराशे गए हाथी हो या घोड़े, दीवारों पर लगी अनेकों कलाकृतियाँ देखकर मन खुश हो जाता है। हवेली की गैलरी बेहद खूबसूरत कलाकृतियों से सजी है। कलाकृतियों और सुंदर नमूनों को चाहे कितना भी निहार ले मन भरता ही नहीं। गैलरी की दीवारों पर कहीं सुंदर पेंटिंग्स टंगी है तो कहीं खूबसूरत कलाकृतियाँ रखी हैं। गैलरी में घूमते घूमते भी जी नहीं भरता, मगर ये तो सुंदरता का एक छोटा सा नमूना है। नजरें जब इसकी सुंदर दीवारों पर पड़ती हैं तो एक अलग ही मंजर बनता है। हर कमरे की दीवार अलग अलग रंग और गोल्डन वर्क से सजी है। दीवारों पर लड़ियाँ, लताएं, बेलें और डिफरेंट डिजाइन्स उकेरी होती हैं। कुछ हवेलियों की छतें तो लकड़ी की बनी है। हवेलियों की सुंदर छतें तो वाकई में बेहतरीन है। किसी भी कमरे की छत एक सी नहीं है। झूमर से जब रोशनी कमरे में उतरती है तो उस सुंदरता को शब्दों में कैसे बांधे समझ में ही नहीं आता। इन छतों पर कहीं ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र की चित्रकारी है तो कहीं पक्षियों की। हवेलियों के कमरों में बैठने और सोने के लिए एक से एक नायाब और खूबसूरत डिजाइन्स में कुर्सियां और पलंग बने हैं। खूबसूरती भी ऐसी कि बस देखते ही जाए। हवेलियों के पिलर तो बेमिसाल कहे जाते हैं। गोल्डन वर्क और बारीकी से तराशे गए ये पिलर वाकई में लाजवाब होते हैं। हवेलियों का आंगन तो बहुत ही खूबसूरत होता है। खुले आंगन में बीच में खड़े होकर चारों ओर से घूमते हुए इन हवेलियों को देखें तो नजरें खिल सी जाती हैं। वैसे तो पत्थर और कांच आपस में विलोम होते हैं, लेकिन इन हवेलियों में इनका मंजर कुछ ऐसा होता है मानो दोनों ही एक दूजे के पूरक हों। आंगन के चारों ओर बने बरामदे, झरोखे, बालकनी इसे कुछ और सुंदर बना देते हैं, मानो ये सब मिलकर हवेली की सुंदरता के गीत गा रहे हों। कहा जाता है कि इन हवेलियों के मालिक संगीत के शौकीन हुआ करते थे। आज भी कुछ हवेलियों में वो सब चीज़ें कायम हैं। संध्या संगीत के कार्यक्रम रखे जाते हैं और राजस्थानी गीत गाए जाते हैं। सुंदरता के ऐसे हजार नायाब नमूने, और वो भी एक साथ शायद ही संसार में कहीं हो।
आपने बीकानेर की हवेलियों के लिए काफ़ी रिसर्च वर्क किया है, तो इन बीकानेरी हवेलियों में कोई एक ऐसी हवेली है जिसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवेली का दर्जा दिया जा सके? बीकानेर में हजारों हवेलियाँ हैं, इसीलिए हमने अपनी किताब का टाइटल भी 1000 हवेलियों का शहर बीकानेर रखा है। और इसमें कई श्रेष्ठ हवेलियाँ हैं, जिनमें से 2 हवेलियाँ कई किताबों में दुनिया में श्रेष्ठ निवास स्थानों में गिनी गई है। एक तो है बलिदान जी कोठारी की हवेली और दूसरी है चांदमती डेल्टा की। रामपुरिया हवेली जो है वो बाद में बनी और बाद में प्रकाश में आई है। हवेली और पर्यटन का क्या रिश्ता है और क्या रिश्ता हो सकता है? हवेली और पर्यटन का रिश्ता बहुत करीब का हो सकता है। अच्छा। आज वो उतने करीब नहीं है, क्योंकि एक तो हवेलियाँ गली में हैं और गलियों में सरकारें या ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं रहती जी संकरे गलियों में। दूसरी बात यह है कि राजपूत, मुगल और ब्रिटिश तीनों किलाओं का सम्मिश्रण इन हवेलियों की में दिखता है, जो अनुपम है। अच्छा। किंतु जिसका ना प्रचार प्रसार हुआ है, ना जिसकी तरफ ध्यान दिया गया है। सच, हवेलियों की हमारी इस सुंदर विरासत को अगर पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो वाकई में बीकानेर पर्यटन के लिहाज से एक अच्छा केंद्र बन सकता है। अगर इतिहास की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि बीकानेर में तकरीबन 3000 हवेलियाँ थीं, लेकिन अब ये आंकड़े घटकर 1000 ही रह गए हैं। 1000 की संख्या सुनकर भी हैरानी होती होगी। बीकानेर सा छोटा सा शहर और 1000 हवेलियों का बेताज बादशाह, शायद कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन वास्तविकता तो यही है। हवेली शब्द वैसे 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, हवा और आली, यानी वो इमारत जिसमें हवा की भरपूर आवाजाही हो। मारवाड़ी व्यापारियों के महलों के नाम से प्रसिद्ध ये हवेलियाँ उन्हीं व्यापारियों की देन है। ये व्यापारी कमाने के लिए दूसरे शहरों में जाते और कड़ी मेहनत से पैसा कमाकर हवेलियों के शौकीन ये व्यापारी यहाँ हवेलियाँ बनाते। बीकानेर में इतनी सारी हवेलियाँ होने के संदर्भ में ये बताया जाता है कि यहाँ दुलमेरा पत्थर बहुतायत मिलते थे। इन दुलमेरा पत्थरों को माखनिया पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि इनको आसानी से तराशा जा सकता है। यहाँ के व्यापारियों को हवेलियों का शौक था और कारीगर और कलाकार भी काम की तलाश में रहते थे, तो व्यापारी उनसे हवेलियाँ बनवाते और बदले में उन्हें कुछ पैसा और 2 वक्त का खाना दे देते। ये तमाम हवेलियाँ 100 से 400 साल पुरानी हैं। एक हवेली को बनाने में सालों लगे होंगे। इन हवेलियों को बनाने में बरसों लगते हैं। तो ऐसे कुछ नामी गिरामी जो कलाकार और कारीगर हैं वो कौन कौन है हवेलियों के लिए? देखिए, बहुत पहले की हैं, बहुत पहले समय से बनती रही हैं। ज़्यादा तो नहीं नाम मालूम कर सकते हम, लेकिन जो 20वीं शताब्दी के जो लोग हैं जी, उनमें बंजी, माधो जी और जनपाल जी, अच्छा, ये, और एक हैं किशोर जी चलवा, ये लोग थे। एक अभी पिछले अरसे में रहे हैं श्री जहुरुद्दीन उस्ताद, अच्छा, उन्होंने अभी इस आधुनिक समय में काम किया है। अच्छा, ये कुछ लोग पिछली शताब्दी के जानकार हैं। तो आज के समय में ऐसे कुछ जो नामी गिरामी और जो प्रसिद्ध कलाकार कारीगर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या आज भी उनके साथ ये कला जीवंत है और वे ऐसे कारीगरों को खोज पाना क्या आज के समय में संभव है? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये कला बहुत महंगी है, टाइम टेकिंग है और पैसा भी बहुत लगता है। अच्छा, इसलिए इस तरीके के काम करवाने वाले लोग बहुत हैं, बल्कि न के बराबर है। मेरा अंदाज़ा ये है कि 1956 के बाद में कोई हवेली नहीं बनी। लास्ट मुझे जो डेट मिली है वो 1956 की है, उसके बाद कोई नहीं। मतलब वो आज अभी कोई नहीं, आज के समय में वो कला ही नहीं रही। ये थे, लेकिन ये गुजर गए पिछले साल। जहुरुद्दीन उस्ताद ये थे, इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया था। अच्छा, लेकिन उनमें से कोई काम कर नहीं रहा। जो लोग सीख रहे थे उनमें से भी कोई काम कर नहीं रहा। जैसा कि आपने बताया कि उन कारीगरों के साथ एक कला थी, वो भी मर चुकी।
तो आज के समय में कोई व्यक्ति हवेली बनाना चाहे तो उसके लिए कितना कहाँ तक संभव हो सकेगा? देखिए ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल है कि बनाने के साथ में बनाने के सोच में पैसा महत्वपूर्ण नहीं है जी। उनकी रुचि महत्वपूर्ण है कि वो ये ऐसा काम करवा सकते हैं क्या या करवाएंगे क्या, उनकी रुचि महत्वपूर्ण है। फिर ये टाइम टेकिंग है। बिल्कुल। एक हवेली को बनने में 40-40 साल लगे हैं। इतना काम कौन करवाए? ये सभी हवेलियाँ पुश्तों और सुथारों के हाथों की कारीगरी और कलाकारी का कमाल है, लेकिन दुर्भाग्य है आज उस कला के पार की कलाकार मिल पाना असंभव सा काम है। हजार हवेलियों की सुंदरता को शब्दों में समेट पाना शायद संभव नहीं, लेकिन इन हवेलियों का हाल जान लेना बेहद ज़रूरी महसूस होता है। कहते हैं कि सुंदरता तारीफ़ की मोहताज होती है, लेकिन जब सुंदरता को तारीफ़ और कद्र नहीं मिलती तो वे कुरूप होने लगती है। सुंदरता कुरूपता में ढलने लगती है और कुछ ऐसा ही हश्र हो रहा है इन बीकानेर की हवेलियों का। इन हजार हवेलियों में से कुछ हवेलियों में तो अभी भी परिवार रहते हैं, लेकिन अधिकतर हवेलियां तो वीरान ही पड़ी हैं। हवेलियों के मालिक व्यापार के कारण बीकानेर से बाहर रहते हैं, इसलिए अधिकतर हवेलियों के ताले लगे हुए हैं। जाने कितने बरसों से अपने तालों के खुलने का इंतज़ार करती ये हवेलियां अब लगभग गूंगी सी हो गई हैं। हवेलियों की देखभाल के लिए इन्हीं हवेलियों के बाहर एक कमरे में चौकीदार रख दिया जाता है, जो सुबह शाम हवेलियों को देख लेता है। हवेलियों के कलाकार और कारीगर तो अब रहे नहीं, लेकिन आज भी उनकी कलाकारी और कारीगरी इन हवेलियों में कैद है। कोई राहगीर बाहर से हवेलियों को देखकर जब पूछता है कि ये किसकी हवेलियां हैं, तो जवाब मिलता है तालों की हवेलियां। फॉरेनर्स जब इन हवेलियों के आगे से गुजरते हैं तो ठिठक कर रुक जाते हैं, टकटकी लगाते हैं और बाहर से ही सुंदर हवेलियों की बनावट की फोटोग्राफी करते हैं, और जब अंदर जाना चाहते हैं तो चौकीदार की ओर से मनाही मिलती है। आज इन हवेलियों को खुलवाना लगभग एक असंभव सा काम है। प्रशासन से मदद की गुहार लगाती ये हवेलियां पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पर्यटन की दृष्टि से बीकानेरी हवेलियों का कितना महत्व है? बहुत महत्व है जी। मेरी हवेली को आप लीजिए और जो आसपास की जो हवेलियां हैं इनको देखने सारी दुनिया के लोग आते हैं। एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, टूरिस्ट्स, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स सब लोग आते हैं और देखकर बड़े अचंभित भी होते हैं। आम आदमी से और प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? क्या होता है कि आम आदमी मजबूर होता है जी, और हमारे यहाँ पर आम आदमी कमज़ोर भी है। वो चाहता भी होगा पर वो ज़रूरी नहीं कि उसकी आवाज़ कुछ पहुँच सके और वो जो चाहे वो सब हो सके। तो आप कहना चाहते हैं प्रशासन को सक्रिय होना चाहिए? जहाँ तक प्रशासन का सवाल है तो मुझे लगता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड और इच्छुक ही नहीं है। उनके समझ के या प्रायोरिटीज़ में ही आता ही नहीं है कि जो हेरिटेज है, जो हमारा पुराना आर्किटेक्चर है, उसको प्रिजर्व करना, पुराने शहर के तरफ ध्यान देना कि वहाँ पर जोनिंग रेगुलेशंस एनफोर्स हों और कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स हों कि लोगों में भी ये इंटरेस्ट हो कि वो अपना जो पुराना घर है, हवेलियाँ हैं, उसके प्रति वो ध्यान दें। ऐसा मुझे कुछ लगता ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान टूरिज़्म के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, पर फिर भी किन्हीं कारणों से इससे रेवेन्यू जो आ रहा है, जो कमाई हो रही है, वो सबको बड़ी अच्छी लगती है, गवर्नमेंट को भी, पर उसको प्रिजर्व करना, उसके तरफ ध्यान देना कि उसको और अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए, उसके तरफ लगता है कि इंटरेस्ट के बजाय कुछ उसका ऑपोजिट ही है कि जहाँ पर कुछ करना भी है तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर तो कुछ करेंगे ही नहीं। नज़रअंदाजी और लापरवाही के कारण ये बंद पड़ी हवेलियाँ जर्जर हो रही है, बनावट बिखर रही है और सजावट क्षतिग्रस्त हो रही है। लाल पत्थर काले पड़ रहे हैं,
खिड़कियां टूट रही हैं, हवेलियों को तोड़कर इनके जर्रे जर्रे को बेचा जा रहा है। कला विशेषज्ञों के अनुसार एक सर्वे में ये तथ्य सामने आया है कि पिछले 3 दशकों में बीकानेर नगर में हवेलियों की संख्या में उजाड़ उखाड़ का आंकड़ा सैकड़ा पार हो गया है। पक्षियों ने इन पर अपना आसरा डाल दिया है। बिजलियों के तारों ने भी इसकी सुंदरता को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हवेलियाँ तंग गलियों में हैं, इसलिए फॉरेनर्स के ट्रैवलर्स भी यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। ऐसे में इन हवेलियों की सुंदरता को देखने वाला अब कोई नहीं है। इसके चलते हवेलियों को वो कद्र नहीं मिल रही जो इनको मिलनी चाहिए। बंद तालों में से झांकती इनकी सुंदरता मानो शर्मा रही हो, तालों से आज़ादी की मन्नतें मांग रही हो, मानो कह रही हो कि मुझे खुलने दो, थोड़ी हवा लेने दो। हवेली हूँ, सुंदर हूँ, मुझे इंसानों को निहारने दो। इन हवेलियों की दशा को देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थर भी रो रहे हो, पत्थर का कलेजा भी पसीज रहा हो, और बिलखती हुई इनकी टूटी दीवारें हम इंसानों से कह रही हो कि पत्थर मैं नहीं, पत्थर तो तुम हो, जो मेरी सुंदरता को बिखरते हुए देख रहे हो। वाकई अब तो इनका संरक्षण एक जरूरी मुकाम सा बन गया है। ऐसा नहीं है कि हवेलियों के संरक्षण के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं हो रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड नामक संस्था ने इन हवेलियों को सन 2012 के लिए लुप्त हो रही विरासत की निगरानी सूची में रखा है। हाउ विल वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड गोइंग टू हेल्प in preservation Bikaneri Haveli? Well, it begins with the listing on the 2012 World Monuments Watch list, and it is one of the very important examples of an urban cluster that is ranking with other sites throughout India and the world that have been on the watch list. So it's not a matter of comparing, but each case is different. And the World Monuments Fund helps by starting with the listing and increasing the awareness and beginning to develop action plans. And here we're thinking that number one, to have a survey and an understanding of the fabric, what exists here, of some 400 havelis and maybe 3 zones, and the local stakeholders and nominators to the watch are doing just that, so that our listing on the watch can begin to develop other projects that perhaps we can attract other funding for. इसकी तरफ से कुछ और भी प्रयास किए जा रहे हैं। बीकानेरी हवेलियों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो क्या प्रयास कर रहे हैं? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेंगे जितना ही बीकानेर के लोग चाहते हैं जी। ये कोशिश यही समाज से ही होगा। अगर समाज अपना विरासत बचाना चाहते हैं, बचेगी। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज आके सहारा दे सकते हैं, लेकिन असल में पूरा काम यहीं से शुरू होना है। फिर आप जा सकते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शासन को और कह सकते हैं कि ये हम चाहते हैं अपने शहर के लिए, ये नगर निगम करेगी, ये कोई और करेगा, ये प्रशासन करेगा, आप ये कीजिए हमारे लिए, एक हवेली को ठीक कीजिए, उसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर बना देंगे, उसमें म्यूजियम बना देंगे जी, संग्रहालय, तो अलग अलग प्रोग्राम बनेंगे जी। संरक्षण किन किन चरणों में होगा और उनकी क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी? देखिए, पहले शहर का थोड़ा देखभाल करना पड़ेगा। शर्म की बात है कि हमारे शहर इतने गंदे हैं, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और क्या, सफाई का कम से कम अगर सफाई हो। ये इमारतें गिरेंगे क्योंकि पानी बिल्कुल नालियाँ नहीं चल रहे यहाँ। मेरे ख्याल में नालियाँ साफ़ करने हैं, नया ड्रेनेज लगाना है बीकानेर में, और फिर हर एक हवेली में जाके हर एक जिन का कोठी है उनसे बात करके देखना पड़ेगा। बीकानेरी हवेलियों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने इस साल के लिए लुप्त हो रही विरासत की सूची में शामिल किया है, तो इससे इन बीकानेरी हवेलियों को कितना लाभ मिलेगा?
देखिए, लाभ ये मिलेगा कि पूरा दुनिया को मालूम हो जाएगा कि बीकानेर में इतने खूबसूरत हवेली हैं। बिल्कुल। बहुत कम जानकारी है बाहर, भारत में, लेकिन बाहर उससे भी कम। तो ये पहले एडवांटेज ये हो जाता कि पूरा दुनिया को मालूम पड़ जाता कि बीकानेर में इतनी खूबसूरत हवेली हैं। अभी तक राष्ट्रीय संगठन है, उनकी ओर से क्या क्या प्रयास हो चुके हैं इन हवेलियों के संदर्भ में? कुछ नहीं हुआ, अभी होगा कि मैं सोचती हूँ कि ये हवेली कम से कम राजस्थान स्टेट के हिस्टोरिक हवेलीज़ के लिस्ट में पहुँच जाए। बिल्कुल। तो ये कोशिश जारी है जी कि ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और इसके पुराने इमारत को हिस्टोरिक सिटीज़ की लिस्ट में जी दाखिल करें। हवेलियों की संरक्षण के लिए इतना ही काफ़ी नहीं, कुछ और भी प्रयास होने चाहिए, नहीं तो कहीं ये हमारी अनमोल विरासत महज एक स्मृति बनकर ना रह जाए। इन हवेलियों का हाल भी हमारे हाथों में है और इसे तभी सुधारा जा सकता है जब हम सब एकजुट हों, आम आदमी सचेत हो, प्रशासन सक्रिय हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का साथ हो। तब शायद वो दिन दूर नहीं जब ये उदास सी हवेलियाँ फिर से मुस्कुरा सकेगी।